हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैलकुलेट क्या करना है, ए पे -q चार्ज रखा है, बी पे +q है, सी पे +q है। बी और सी पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, बट ए पे हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन है ए पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो कि कितनी होगी। ए पे नेट फोर्स बतानी है। जो ए है, ए पे जो चार्ज पड़ा है वो हमारा बेचारा चार्ज है। बेचारा मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाकी दो की वजह से, तो कितनी एक्सपीरियंस करेगा वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये बेचारा है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये इस पे फोर्स लगाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये मेरे बेचारे को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट। ए पे फोर्स फाइंड करनी है नेट, सो दिस इज द बेचारा चार्ज। बी ए पे फोर्स लगाएगा, बी बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट। तो मतलब ये खींचने वाला है इसको अपनी तरफ। ऐसे ही ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बेचारा कौन है, -q, तो ये भी उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसने जो फोर्स लगाई इस तरफ लगी, इसने जो फोर्स लगाई उसकी डायरेक्शन भी क्या है हमारे पास, ये है। तो हमने क्या बोला, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ अप्लाई कर रहा है, जो दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस तरफ अप्लाई हो रही है। तो मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स जो लग रही है -q पे +q की वजह से अट्रैक्टिव टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा वो। सी भी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के सिंबल हो गए, अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है, मान लो फोर्स ये जो इस पे लगाएगा कितनी हो जाएगी, k q1 q2 बाय a²। तो k फर्स्ट चैप्टर में हम फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड जिन भी टर्म्स की बात करेंगे मोस्टली वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ, तो अगर +q चार्ज है या -q चार्ज है तो हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। नेगेटिव उसकी डायरेक्शन में चला जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर चार्ज +q भी है -q भी है तो हमारे पास क्या बन गया, q × q, q² डिवाइडेड बाय a²। ये एक फोर्स आ गई। सिमिलरली जो इस तरफ लग रही है, ये फोर्स कौन सी है, जो ए पे लग रही है, ड्यू टू बी। अब इधर वाली कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, सेम फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, k q1 q2 बाय डिस्टेंस a का स्क्वायर। तो k q² बाय a²। फोर्सेस तो सेम है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा। मतलब आपके पास बन गए दो वेक्टर्स, ये आ रहे हैं आपके दो वेक्टर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस तरफ आ रही है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो क्या मैं दोनों को f बोल दूं। ये भी k q² बाय a² है, ये भी k q² बाय a² है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। क्लास 11th में हमने किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या बोलते थे, अगर कोई एक वेक्टर इस तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर कोई दूसरा इस तरफ अप्रोच कर रहा है, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम बनाओ, ये इसके पैरेलल वेक्टर सेम होगा, पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, F2 हो जाएगा। इसका पैरेलल वेक्टर सेम होगा, ये F1 वेक्टर हो जाएगा। तो अगर ये F1 वेक्टर था, ये F2 वेक्टर था, हमने बोला अगर ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, हमने इसके पैरेलल एक बनाया, ये भी F2 वेक्टर हो गया। नीचे वाले F1 के पैरेलल बनाया, ये F1 वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जिन दोनों के बीच आपको रिजल्टेंट चाहिए, जिन दोनों के बीच, दो लाइंस के बीच रिजल्टेंट चाहिए, पहले तो उन दो लाइंस को लेके पैरेललोग्राम बनाओ। इन दो लाइंस को लेके हमने पैरेललोग्राम बना दिया। नेक्स्ट इसका डायगोनल ड्रॉ करो, वो डायगोनल जो इन दोनों के बीच से निकलता हुआ जा रहा है, ये डायगोनल क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। ये डायगोनल क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। फिर से इस पे इसकी वजह से
अट्रैक्टिव, बेचारा कौन है, ए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दो फोर्सेस ऐसे आ गई, एंगल दोनों के बीच है 60। फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ बोलता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये थीटा किसका एंगल होता है, इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 60। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं एफ बोल देती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 1/2। ये हमारे पास कट गया, तो रह जाएगा एफ स्क्वायर √3F √3F आ जाएगा। तो हमारी नेट फोर्स कितनी आ गई, √3, और F हमने अभी किसको पुट किया था, KQ² बाय A²। हमने बोला दो चार्जेस जो इस बेचारे को फोर्स लगा रहे हैं, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये, दूसरे की ये, दोनों के बीच में एंगल 60, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो उसको हम F बोल देते हैं। तो हम जब डायगोनल लेते हैं दोनों वेक्टर्स का, पैरेललोग्राम बना के जो डायगोनल लेते हैं वो रिजल्टेंट की तरह एक्ट करेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा, सेम F1 F2 पे लगा दिया, और हमें पता है F1 और F2 तो सेम है, F ही है दोनों, तो F² + F² + 2F² इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट गया, F² + F² + F² 3F², रूट लेंगे तो आ जाएगा √3F। जब हम इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा √3F। F की वैल्यू पुट कर दी, तो ये है नेट फोर्स, ये है वो नेट फोर्स जो चार्ज A एक्सपीरियंस करेगा, -Q चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड, Second question, 3 charged particles are arranged. Calculate net force on particle 3. 3 कौन है, ये बेचारा कौन है, ये बेचारा बाकी दोनों की वजह से क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब क्या है, Q1 भी Q3 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q3 पे फोर्स लगाएगा। Q1 भी Q3 पे फोर्स लगाने वाला है और Q2 भी Q3 पे फोर्स लगाएगा। Q1 पहले नेगेटिव चार्ज, Q3 भी नेगेटिव चार्ज। ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बोला इधर जा। ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव थे ना, तो रिपल्शन हो गई, तो ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इस साइड जा रही है। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इस बेचारे को अपनी तरफ खींचेगा। जिस पे फोर्स कैलकुलेट करनी है वो हमारा बेचारा है, वो बेचारा मीन्स उस पे सब फोर्सेस लगेंगी, बस वो खा रहा है बैठ के। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से वो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो इस तरफ डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 भी है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 भी है, निकल जाएगी। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कितना होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 कितना होगा, 3 पे 1 की वजह से डिस्टेंस है 0.5, तो चार्जेस खाली पुट कर देने हैं, के 8 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स इंटू 10 raised to the power -6 कूलम, 4 इंटू 10 raised to the power -6 कूलम। के हमें पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 raised to the power 9, ऐसा है MKS सिस्टम में, CGS में 1, और डिस्टेंस आ गया 1 और 3 के बीच में 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो K Q1, 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस है 0.2, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 3 एंड -4, तो 3 इंटू 10 raised to the power -6 एंड 4 इंटू 10 raised to the power -6। तो कैलकुलेशंस करेंगे और टोटल फोर्स निकालेंगे, फिर दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। अब ध्यान रहे, एक फोर्स इस तरफ जा रही है, दूसरी फोर्स इस तरफ आ रही है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स विल बी
फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, बट डायरेक्शन एक की हमें नेगेटिव लेनी है। 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस कम है बेटा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, ये वाली फोर्स जो है ये लार्ज है और ये वाली जो फोर्स है ये हमारे पास स्मॉल हो गई। तो लार्ज माइनस स्मॉल, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट, बॉडी किस तरफ मूव करने वाली है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। किस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। फिर से Q3 पे फोर्स निकालनी थी बेचारा चार्ज, Q1 की वजह से Q3 पे लगी, Q2 की वजह से Q3 पे लगी, दोनों का निकाल दिया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगा के। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि 3 ने नेट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस की, तो 3 ने 1 की वजह से और 3 ने 2 की वजह से हमने लिख दी। ये था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट, Q1 है A,0 पे, Q2 है 0,A पे, ये है आपके पास Q1 और Q2। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। बेचारा कौन है, बेचारा कौन है, बेचारा है Q1। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q1 Q2 की वजह से फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है वो बतानी है। डायरेक्शन क्या होगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, रिपेल करेगा। इस तरफ हो गई रिपल्शन, ये इसमें रिपेल कर रहा है, हमने रिपल्शन दिखा दी कि हमारे पास जो बॉडी है कौन सा चार्ज, Q1, बेचारा कौन है Q1, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है Q1, Q2 की वजह से, वही कैलकुलेट करनी है। लगाएगा तो वो भी, बट हमें कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक दी गई है Q1, तो बेचारा कौन हो गया Q1। Q1 बेचारा, इसकी वजह से फोर्स रिपेल करेगा। मान लो इस फोर्स को F बोल दिया हमने, F वेक्टर। तो ये जो फोर्स लगी है, हम ये देख सकते हैं कि अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है A। ये हमें पता लग गया 90 है। ये मान लो थीटा है। पहले तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर √2a। तो एक और दूसरे चार्ज के बीच में डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कितना है, √2a। कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2 इज k Q1 Q2 बाय √2a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया अभी निकाला, √2a। कितना आया, √2a। डिस्टेंस निकाल दिया, पोजीशन वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। अब फोर्स की डायरेक्शन तो यहाँ कहीं जा रही है, डायरेक्शन निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगी। हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नीट्यूड हमें पता है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है फोर्स लग रही है F, ये है हमारे पास डायग्राम, और फोर्स कैसी लग रही है, F फोर्स लग रही है। अगर F फोर्स लग रही है, हमने +1 में सीखा है रिजॉल्व करना। हमने क्या अज्यूम किया, ये माना कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये एंगल बना रहा है थीटा, ये बना रहा है थीटा। तो ये वाली लाइन जो फोर्स लगा रही है और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ये और ये के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। फिजिक्स में हमने सीखा है कोई भी फोर्स ऐसे रैंडमली पॉइंट कर रही है, अगर कोई भी फोर्स का वेक्टर ऐसे रैंडमली पॉइंट कर रहा है तो यहाँ लगाओ थीटा। मान लो हमें इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, रिजॉल्व करना है, रेजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स लेने हैं, हम उसकी रेजोल्यूशन कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है उसको हम F cos थीटा बोलते हैं, जो बिना थीटा वाला होता है उसको हम F sin थीटा बोलते हैं। जब भी किसी फोर्स को क्यों करते हैं, ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज फिर से F ही आ जाएगा। बेस का स्क्वायर, ये F sin थीटा है तो ये भी F sin थीटा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो F sin थीटा का स्क्वायर करेंगे, F cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज F ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। इसका कंपोनेंट पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, अगर ये F sin थीटा है तो ये भी F sin थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करो तो हाइपोटेन्यूज F आ जाएगा। तो ये हम सीखते हैं, ये है रिजॉल्व करना। दो कंपोनेंट्स लेते हैं हम, एक है F cos थीटा, थीटा कौन सा होता है,
जिसके साथ एंगल थीटा है वो एफ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है वो एफ साइन थीटा। तो ये बन गया एफ कॉस थीटा आई कैप, और ये है एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। वाई एक्सिस तो ऊपर पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस तो ऊपर होती है पॉजिटिव, ये तो नीचे आ गई तो माइनस जे कैप डायरेक्शन हो गई। अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा आई कैप, पहले तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर विल बी एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा माइनस जे कैप, ये आ गया। तो एफ कॉस थीटा ये है हमारे पास, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड तो एफ आ गया है के क्यू वन क्यू टू अपॉन अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन फाइंड करनी थी तो हमने वेक्टर ही फाइंड कर लिया कि अगर हम एफ वेक्टर को, ये है मेरा एफ वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है और ये साइन थीटा कॉम्पोनेंट है, इसकी डायरेक्शन है आई कैप। तो ये फोर्स वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, कॉस थीटा एफ कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, एफ कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, बट नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये आ गया एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ साइन थीटा जे कैप, एफ कॉमन ले लो, अंदर डायरेक्शन रह गई कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, एफ की वैल्यू पुट कर दो के क्यू वन क्यू टू बाई 2a स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये था हमारा आंसर। क्या किया, a,0 पे Q1 पड़ा है, 0,a पे Q2 पड़ा है। Q1 कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 की वजह से F। हमने बोला अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। रिजॉल्व कैसे करते हैं, दो कंपोनेंट्स ले लो, एफ कॉस थीटा आई कैप एफ साइन थीटा जे कैप। रिजॉल्व किया, ये आ गया एफ वेक्टर। एफ वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। अब माइनस बीच में आ गया, एफ कॉमन ले लिया, मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाला था कि Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस है अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a आ गया। अब हमारे पास हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टैन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया 1, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है और ये थीटा स्लोप को बताता है। तो टैन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा आ गया 45 डिग्री। तो अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करके लिख सकते हो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल लेड स्फीयर। तो न्यूट्रल लेड स्फीयर मतलब न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स दो या इलेक्ट्रॉन्स लो। वो बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं कि जो हमारे पास ये न्यूट्रल बॉडी है, लेड स्फीयर है, ये चार्ज बॉडी बने और उसकी जो फोर्स है, चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, वो बैलेंस कर जाए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसकी वजह से लगती है, मासेस की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से। तो हमेशा याद रखना है कि जो चार्जेस हैं उनके साथ मास हमेशा होगा, जो चार्ज बॉडीज़ हैं मास हमेशा उनके साथ होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि मास जिसके पास है उसके पास चार्ज भी हो। चार्जेस के पास मास होगा बट मासेस के पास चार्ज होना ये ज़रूरी नहीं। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे उसने क्या बोला है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करेगी किसको, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगी। आ गया के Q1 Q2 मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज सेम। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो m1 m2 सेम है, 1 kg दोनों को हम क्या बोल सकते हैं m। तो आ गया G m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर रह गया G m स्क्वायर अपॉन k, m तो आपको पता है 1 है, तो अंडर रूट G अपॉन k। G भी हमें पता है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, K भी हमें पता है SI यूनिट्स में 9 इंटू 10⁻⁹। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर, हाउ मेनी सेम नंबर, तो मतलब n फाइंड करना है। तो या तो एक स्टेप किया, पहले यहाँ से Q निकालो, Q निकालोगे फिर Q को n पुट करके n निकालो, या स्ट्रेट इसको n लिख दो, ये वैल्यू एज इट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, और ये E हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा।
ई हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपका नंबर भी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए बेटू बाय।